इवनिंग स्टूडेंट्स, द्रोणेश्वर डिफेंस एकेडमी के करंट अफेयर सीरीज में आपका हार्दिक अभिनंदन। देखिए हमारी करंट अफेयर की ये तीसरी क्लास है, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन, द विक्रम एस मिशन वॉज अ सब ऑर्बिटल टेस्ट फ्लाइट इन द कंटेक्स्ट ऑफ द स्पेस मिशन, व्हाट इज द मोस्ट लाइकली इम्प्लीकेशन ऑफ द सब ऑर्बिटल फ्लाइट्स। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन का आप कंसेप्ट समझिए। ये हमारा एक विक्रम एस मिशन है, ठीक है, जो कि इंडिया का मिशन है। उसको हमने स्टैटिक इंफॉर्मेशन जो होती है वहाँ से इसको कनेक्ट करने की कोशिश की है। तो अब देखिए हमारे पास जो स्टेटमेंट है वो ये है कि द रॉकेट एंटर ए स्टेबल ऑर्बिट अराउंड अर्थ बट विद द लो अपोजे। सेकेंड है द ऑब्जेक्टिव वाज solely to test the rocket propulsion system while keeping the flight low cost and quick. थर्ड है द मिशन वॉज शॉर्ट ड्यूरेशन फ्लाइट विद इन द एटमोसफियर बिलो द कार्मेलिन लाइन। इसके बारे में भी आपको समझने की जरूरत है। उसके बाद है द रॉकेट ट्रेवल्ड इनटू द स्पेस एंड देन रिटर्न टू द अर्थ विदाउट अचीविंग द वेलोसिटी रिक्वायर्ड फॉर ऑर्बिट। देखिए अब जो हमारे पास इन करंट अफेयर है वो इस रूप में है कि इंडिया ने पहली बार इसरो के अलावा, इसरो एक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है, इसरो के अलावा इंडिया ने पहली बार एक प्राइवेट कंपनी या प्राइवेट एंटिटी द्वारा रॉकेट लॉन्च शुरू किया है। इंडिया ने नहीं, इस प्राइवेट एंटिटी ने। ठीक है, तो जो सॉरी तो ये है, पहला ये है कि द इंडियाज फर्स्ट एवर प्राइवेट कमर्शियल सैटेलाइट लॉन्च विल बी कंडक्टेड बाय द हैदराबाद, याद रखनेगा, हैदराबाद की एक कंपनी है, उसका नाम है स्काई रूट स्पेस एरोस्पेस। दूसरा है द स्काई रूट द ओनली इंडियन एंटिटी बिसाइड द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसरो के अलावा ये ओनली एंटिटी है जो सक्सेसफुली लॉन्च करेगी अपने रॉकेट को। ठीक है, उसके बाद आता है द स्काई रूट एरोस्पेस बिकम द इंडिया फर्स्ट प्राइवेट कंपनी टू लॉन्च रॉकेट विद विक्रम एस सब ऑर्बिटल मिशन। ठीक है, इस मिशन को क्या नाम दिया गया है? विक्रम एस सब ऑर्बिटल। देखिए सब ऑर्बिटल के बारे में आपको पहले समझना पड़ेगा, सब ऑर्बिटल मिशन और ऑर्बिटल मिशन क्या होते हैं। ठीक है, देखिए मैं आपको यहाँ समझाने की कोशिश करता हूँ। सब ऑर्बिटल, ठीक है, सब ऑर्बिटल मिशन जो होते हैं, सपोज दैट ये अर्थ है, ठीक है, अर्थ के अप टू 100 किलोमीटर पर एक लाइन, एक इमेजिनरी बाउंड्री दिखती है जिसे हम कार्मेलन लाइन कहते हैं। ठीक है, इस कार्मेलन लाइन के बाद कोई भी जो सैटेलाइट होती है वो अर्थ के चारों तरफ घूमना स्टार्ट करती है, और इस अप टू दिस कार्मेलन लाइन जो एरिया जो आता है वो सब ऑर्बिटल मिशन या सब ऑर्बिटल जोन के तहत आता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं इस मिशन के बारे में। जो मिशन है इसका जो नाम दिया गया है वो है प्रारंभ 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 प्रारंभ। ठीक है, प्रारंभ जो बिगिनिंग। उसके बाद इसकी जो लॉन्च डेट है, जो ये मिशन लॉन्च किया गया था 2022 में किया गया था। ठीक है, इसे जैसे कि मैंने आपको यहाँ दिखाया है कि ये इसको एक्सपेक्टेड लॉन्चिंग डेट जो है इसकी, जो ये जो रॉकेट लॉन्च किया जाएगा वो है 2026 जनवरी। ठीक है, कहाँ से लॉन्च किया जाएगा? देखिए प्राइवेट कंपनी है, इसका अपना रॉकेट है, लेकिन जो लॉन्चिंग पैड साइट है जहाँ पर से लॉन्च किया जाएगा वो हमारा इसरो का ही लॉन्चिंग पैड साइट है, जो कि श्रीहरिकोटा में है, आंध्र प्रदेश। जो डेवलपर है, जैसे कि मैंने बताया, स्काई रूट एरोस्पेस है, हैदराबाद की एक प्राइवेट कंपनी है। मिशन का ऑब्जेक्टिव है टू कंडक्ट करना सब ऑर्बिटल टेस्ट। देखिए सब ऑर्बिटल टेस्ट के बारे में मैं कुछ और बताने की कोशिश करता हूँ। देखिए सब ऑर्बिटल जो जोन होता है जहाँ पर ये मिशन लॉन्च किया जा रहा है, ये किसी भी संस्थान द्वारा लॉन्च किए जाने वाले पहले फ्लाइट्स में से एक टेस्टिंग के लिए होता है, जो कि मेनली रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए होता है। आजकल आपने देखा होगा जो स्पेस टूरिज्म की बात की जा रही है, स्पेस टूरिज्म, ठीक है, वो भी इसी जोन के तहत आता है। यहीं पर आके देखिए सब ऑर्बिटल मिशन में क्या होता है कि कोई भी रॉकेट जब यहाँ से लॉन्च किया जाता है तो वो उस सब ऑर्बिटल में जाने के बाद वापस आता है, वो अर्थ को चक्कर काटने के लिए वहाँ पर सैटेलाइट नहीं लॉन्च करता है। ठीक है, तीसरा है जो लॉन्चिंग साइट जो है
जो लॉन्चिंग व्हीकल इसमें यूज़ किया जाएगा उस वो होगा हमारा विक्रम सीरीज़ का, विक्रम सीरीज़, विक्रम एस जिसे हम कह रहे हैं S4 सीरीज़। ठीक है, जो कैपेसिटी होगी वो इस इंजन की स्पेसिफिकेशन सिंगल स्टेज होगा, सिंगल स्टेज होगा। ठीक है, सॉलिड फ्यूल इसमें यूज़ किया जाएगा। ठीक है, पेलोड जो ये मिशन है, जो हमारा जो रॉकेट है वो अपने साथ 3 कस्टमर्स के पेलोड लेके जाएगा। ठीक है, जो कि कुछ जो स्टूडेंट्स हैं, रिसर्च स्टूडेंट्स हैं उनके हैं, और एक स्पेस किड्स इंडिया का है और एक एन स्पेस टेक्नोलॉजी का है। देखते हैं अब थोड़ा सा हम इन स्पेस के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। इन स्पेस ये ई है जो शॉर्ट में आता है। ठीक है, इन स्पेस, ये जो इन स्पेस है ये एक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है जो कि इसरो के अंतर्गत काम करता है। ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस। ठीक है, इसका जो हेडक्वार्टर वो अहमदाबाद गुजरात में है। इसे 2020 में लॉन्च किया गया था। इसका जो मेन उद्देश्य है, ये क्यों इसे लॉन्च किया गया है, इसे लॉन्च किया गया है ताकि हमारे देश में जो प्राइवेट एंटिटीज़ हैं वो जो प्राइवेट एंटिटीज़ हैं या प्राइवेट कंपनियां हैं या जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं वो स्पेस एक्सप्लोरेशन में इंडिया नेक्स्ट लेवल पे पहुँचें, एनेबल करें, ऑथराइज करना, उनको सुपरवाइज करना। ठीक है, फॉर द स्पेस एक्टिविटीज़। ठीक है, इसका फुल फॉर्म है द इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर। ठीक है, यह एक इंडिपेंडेंट सिंगल विंडो एंड ठीक है नोडल एजेंसी है स्पेस डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंतर्गत। ठीक है, ये मैंने कुछ इंफॉर्मेशन दी हुई है जो कि आपको याद करने की कोशिश करनी है। इसमें यह है कि जो इसरो की जो फैसिलिटीज़ हैं अक्रॉस इंडिया, जो इसरो की फैसिलिटीज़ हैं उनके हेडक्वार्टर्स हैं और उनके मेन फंक्शंस हैं। जैसे कि इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बेंगलुरु में है। ठीक है, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहाँ पर है, थिरुवनंतपुरम में है, केरला में है। सतीश धवन स्पेस सेंटर कहाँ है, ये श्रीहरिकोटा है, आंध्र प्रदेश। UR स्पेस सैटेलाइट ये जो बेंगलुरु में है। ठीक है, टेस्टिंग सैटेलाइट, ये तीनों के तीनों हमारे सैटेलाइट मिशन से जुड़े हुए इंस्टीट्यूशन है। आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर, ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर। ये इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है और इसका जो मेन मोटो है जो ह्यूमन एनेबल जो हमारे मिशंस होंगे जिसमें हम ह्यूमंस को स्पेस में भेजेंगे, जैसे गगनयान मिशन, उसके लिए ये सेंटर बनाया गया है। ठीक है, इसके अलावा आपके लिए इम्पोर्टेंट है जो इंडियन इंस्टीट्यूशन ऑफ रिमोट सेंसिंग, ठीक है, जो देहरादून में है, और एक है नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर जो कि हैदराबाद में है। ठीक है, आप इनको अच्छे से पढ़ के चले जाना। अगला हमारे पास टॉपिक है द 2026 में संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO काउंसिल का जो समिट है वो किस देश में होने वाला है या किस सिटी में होने वाला है। ठीक है, तो देखते हैं हम। देखिए, हाल ही में रिसेंटली SCO का एक समिट हुआ है, 25th समिट। ठीक है, जो कि तांजीन चाइना में हुआ था। ठीक है, जहां पर हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कुछ फंडामेंटल जो पिलर्स हैं ऑर्गेनाइजेशन के वो बताए हैं। एक है सिक्योरिटी ऑफ द रीजन। देखिए, SCO क्या है, SCO एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, जो कि कनेक्ट करता है सेंट्रल एशिया, ठीक है, सेंट्रल एशिया को ईस्ट एशिया, आप कह सकते हैं ईस्ट एशिया में, और साउथ एशिया। ठीक है, इसका मेन मकसद है, जो मेन उद्देश्य है टू काउंटर द टेररिज्म और टू काउंटर द मतलब अदर कंट्रीज इन्फ्लुएंस इन द रीजन। ठीक है, जो हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने इसके जो फंडामेंटल पिलर्स बताए हैं वो है सिक्योरिटी ऑफ द रीजन, जो रीजन है उसकी सिक्योरिटी, कनेक्टिविटी उसको प्रदान करना। ठीक है, जो ये जो रीजन है इसमें आपस में कनेक्टिविटी को प्रोवाइड करना और म्यूचुअल अपॉर्चुनिटीज़ को न्यूरिश करना। देखिए, थोड़ा सा हम इस समिट के जो की हाइलाइट्स रहे हैं उसके बारे में देख लेते हैं। तांजीन, ठीक है, तांजीन डिक्लेरेशन यहाँ पर कंक्लूड किया गया है।
ठीक है, जैसे कि मैंने आपसे क्वेश्चन पुट किया था कि किर्गिस्तान या किर्गिज रिपब्लिक जो है वो अगला समिट होस्ट करने वाला है, तो अगला समिट जो है बिश्केक में होस्ट होने की संभावना है। ठीक है, तीसरा है कि इस जो समिट में एससीओ डेवलपमेंट स्ट्रेटजीज को अंटिल 2035 के लिए अडॉप्ट किया गया है। ठीक है, यहाँ इस तरीके से जो फैक्ट होते हैं ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तीसरा एक इम्पॉर्टेंट थिंग जो है वो ये है कि लाओस लाओस जो है साउथ ईस्ट एशिया की एक कंट्री है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो कंट्री है ये अभी न्यू डायलॉग पार्टनर के रूप में एंटर हुई है। ठीक है, तीसरा है कि अभी ये जो जो एससीओ है, शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, इसके कंटेक्स्ट में देख लेते हैं। इसमें कंप्रेस करता है 27 कंट्रीज़ को, जिसमें से 10 इसके परमानेंट मेंबर हैं और 17 इसके डायलॉग पार्टनर्स हैं। ठीक है, 17 इसके डायलॉग पार्टनर्स हैं। एससीओ वाज ग्रांटेड ऑब्जर्वर स्टेटस। इसी जो सबमिट हुआ था तांजिन में, उसमें एससीओ ने एक ग्रांट किया है ऑब्जर्वर स्टेटस टू दी सीआईएस को, यानी कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट। देखिए यहाँ पर मैप में आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर 9 कंट्रीज हैं। जो 10th कंट्री है वो है बेलारूस, जो इसका मेंबर बना है 2024 में। ठीक है, ये सारे रीजन, इसलिए ये रीजनल ऑर्गेनाइजेशन इसलिए कहा जाता है कि एक पर्टिकुलर रीजन को कवर करता है, जिसमें हमारा सेंट्रल एशिया इसमें हमारा सेंट्रल एशिया आता है। ठीक है, देखिए अभी साउथ ईस्ट एशिया को भी इसमें कनेक्ट कर दिया गया है। बहुत जल्दी आपको यहाँ पर से अलग जो दूसरी कंट्रीज हैं जैसे इंडोनेशिया, ये भी इसमें इन्वॉल्व होते दिखेंगे। अभी थोड़ा सा देख लेते हैं हम कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट। कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट, जैसे कि इसी से प्रीवियसली हमने इसको देखा था यहाँ पर, क्योंकि अभी इसका एक डायलॉग पार्टनर बना है, ऑब्जर्वर स्टेटस मिला है इसको। ठीक है, इसलिए हम इसको पढ़ रहे हैं क्योंकि ये स्टैटिक इन्फॉर्मेशन है। आप जब करंट में इन चीज़ों को देखते हैं तभी क्वेश्चन यहाँ से पुट होने की संभावना है और ज़्यादा बन जाती है। ठीक है, देखते हैं तो कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट जो है ये 1991 में इस्टेब्लिश किया गया था। ठीक है, 1991 में इस्टेब्लिश किया गया था, जो प्रीवियसली नॉन सोवियत यूनियन जब डिसइंटीग्रेट हुआ था 1991 में, तो उसी से अलग हुए जितने भी देश थे उन देशों ने मिलकर आपस में कोऑर्डिनेशन के लिए, पार्टनरशिप को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए, किसी भी तरीके के कन्फ्लिक्ट को ख़त्म करने के लिए, ये उसके रेजोल्यूशन के लिए इस ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की थी 1991 में। हालांकि ये इतना ज़्यादा एक्टिव ऑर्गेनाइजेशन नहीं रहा है, और पिछले 2-3 सालों से आप देख सकते हैं कि यूक्रेन और रशिया के वॉर के बाद इससे कई देश जो हैं अलग हो चुके हैं। फिर भी आपके लिए ये पढ़ना इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये 2 न्यूज़ की वजह से इम्पोर्टेंट है। पहला ये कि यूक्रेन रशिया वॉर, जिसमें यूक्रेन खुद को बैकआउट कर चुका है इस ऑर्गेनाइजेशन से। दूसरा ये कि इसे हाल ही में एससीओ द्वारा ऑब्जर्वर स्टेट का दर्जा दिया गया है। और ऑब्जर्वर स्टेट मतलब कि अब जो एससीओ के जितने भी समिट्स होंगे वहाँ पर ये अपना पार्टिसिपेशन करेगा। ठीक है, ये मेंबर नहीं है लेकिन ये एज ए पार्टनर वहाँ पर हमेशा रहेगा। दूसरी बात क्या है, ये 1991 में जैसे कि मैंने बताया ये यहाँ पर इस्टेब्लिश किया गया था। ठीक है, यूएसएसआर के जो फॉर्मर स्टेट्स थे, ठीक है, उनको छोड़ के ये इसमें एक्सक्लूडिंग है बाल्टिक स्टेट्स, उसके बारे में हम कभी और जिक्र करेंगे। इसके जो मेंबर कंट्रीज़ हैं, रशिया है, यूक्रेन बैकआउट कर चुका है। ठीक है, मालदोवा है, जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान, बेलारूस, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान एंड ताजिकिस्तान। देखिए इसमें ये जो मैं आपको ये एससीओ के जो कंट्रीज़ के बारे में मैं आपको बता रहा था, एससीओ के कंट्रीज़ के बारे में एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखना होगा कि एससीओ में जितने भी सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ हैं, फिर चाहे वो कजाकिस्तान हो, उज्बेकिस्तान हो, ताजिकिस्तान हो, किर्गिस्तान हो या तुर्कमेनिस्तान हो, सारे के सारे आते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं तुर्कमेनिस्तान आता है, उज्बेकिस्तान आता है, कजाकिस्तान आता है, किर्गिस्तान आता है। सिर्फ एक तुर्कमेनिस्तान इसका पार्टनर नहीं है। ठीक है, एक सिर्फ तुर्कमेनिस्तान इसका पार्टनर नहीं है। अगर आपको मैं यहाँ दिखाने की कोशिश करूँ तो तुर्कमेनिस्तान यहाँ पर पड़ता है।
ये जो ईरान है, ईरान के जस्ट ऊपर आपको तुर्कमेनिस्तान देखने को मिलेगा, यहाँ पर, ठीक है। ये इसका मेंबर नहीं है। तो कभी आपसे अगर पूछ लें कि बहुत फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन ये बन जाती है कि SCO का विच ऑफ द कंट्री इज़ नॉट द मेंबर ऑफ SCO, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तो आप इजीली इसको एलिमिनेट कर सकते हो। अब देखते हैं आगे क्या है हमारे पास। व्हाट इज द प्राइमरी रीजन फॉर द फिलीपींस अपोजिंग टू द चाइनाज प्लान टू स्टैब्लिश ए नेचर रिजर्व एट स्कारबोरो सोल, ठीक है। स्कारबोरो सोल को हम ऐसे लिखेंगे, ठीक है, स्कारबोरो सोल। अब आपको पता होना चाहिए स्कारबोरो सोल क्या है, ठीक है। ये नेचर रिजर्व के रूप में क्यों इंपॉर्टेंट हो गया है, ठीक है। वाई फिलीपींस इज अपोजिंग चाइनाज स्टांस, ठीक है। तो ये है क्वेश्चन। द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द रिजर्व प्रिवेंट फिलिपिनो फिशरमैन फ्रॉम द यूजिंग द रिच फिशिंग ग्राउंड, पहला स्टेटमेंट। दूसरा है द मूव इज सीन एज ए इलीगल एसर्शन ऑफ द जुरिडिक्शन विद इन द फिलीपींस एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। आपको पता होना चाहिए एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन क्या होता है, ठीक है, अंडर द यूनिक्लोज, ये यूएन का ऑर्गेनाइजेशन है। चाइनाज एक्शन इज प्रिडिक्टेड टू सिवियरली डैमेज द शो, क्या होता है ये शॉल क्या होता है, और कोरल रीफ्स क्या होता है, ठीक है। और चौथा है द फिलीपींस बिलीव द रिजर्व शुड बी मैनेज बाय द UN और आशियान, नॉट ए सिंगल कंट्री, ठीक है। देखते हैं क्यों इंपॉर्टेंट हो गया है ये न्यूज़। देखिए स्कारबोरो सोल साउथ चाइना सी, साउथ चाइना सी का जो ये मैप है, इसमें आप यहाँ चाइना देख सकते हैं, ये वियतनाम देख सकते हैं, ठीक है, और ये आपका मलेशिया और बोर्निया, और ये फिलीपींस देख सकते हैं। ये जो पूरा रीजन है, ये जो पूरा रीजन है, ये साउथ चाइना सी के तहत आता है, ठीक है। और इस रीजन के इस पर्टिकुलर जोन में स्कारबोरो सोल है, मतलब ये एक लोकेशन है जो स्कारबोरो के नाम से जानी जाती है। अब इस पूरे रीजन को चाइना क्लेम करता है कि ये साउथ चाइना सी होने की वजह से, इसमें चाइना इन्वॉल्व होने की वजह से ये हमारा रीजन माना जाता है। और यहाँ जितने भी ये आपको आइलैंड्स और जितने भी आपको ये लैंड एरिया दिख रहा है, और विद दिस सी, ये सारा का सारा इसका इकोनॉमिक एक्सक्लूसिव जोन बन जाता है, ठीक है। और इसी क्लेम की वजह से इसने ऑर्थोडॉक्ट्री इस रीजन को अपना नेचर रिजर्व घोषित किया है। फिलीपींस जो है इसको स्ट्रांगली कंडेम करता है चाइना के इस मूव को, ठीक है। इसका अब इसके बारे में देखते हैं। अभी जैसे मैंने इसका आपका बैकग्राउंड बताया है कि चाइना इसको क्लेम करता है, ठीक है, फिलीपींस इसको अपनी टेरिटरी मानता है, इस वजह से इन दोनों के बीच कन्फ्लिक्ट है और चाइना ने इसे एक नेचुरल रिजर्व घोषित किया है। स्कारबोरो सोल क्या है? स्कारबोरो सोल जो है वो हुआंग यांग आइलैंड कहा जाता है चाइना में, ठीक है, आपके लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ठीक है। दूसरा वहीं प्रोंगतांग सोल ये फिलीपींस में कहा जाता है, ठीक है। ये स्मॉल एटोल्स हैं, स्मॉल एटोल्स, इनके बारे में मैं आपको बताऊंगा स्मॉल एटोल्स क्या होते हैं, ठीक है। उसके बाद साउथ चाइना सी में पड़ता है, ठीक है। बोथ चाइना एंड फिलीपींस इसको अपनी टेरिटरी मानते हैं, जैसे कि पाकिस्तान इलीगली क्लेम करता है कि जम्मू कश्मीर उसकी टेरिटरी है, ठीक है। व्हाट इज़ द कोरल रीफ? पहली बात तो कोरल रीफ के बारे में बाद में देखेंगे, पहले हम देखते हैं एटोल क्या होते हैं। एटोल को मैं यही समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए एटोल जो होते हैं, एटोल जब आपने देखा होगा जब समुद्र में इस तरीके से, सपोज दैट ये एक वोल्केनो है, ठीक है, ये एक वोल्केनो है, यहाँ से वोल्केनिक एक्टिविटी हो रही है। जब वोल्केनो का जो जो ये सी लेवल है, ये सी लेवल है, जब सी लेवल वोल्केनिक एक्टिविटी के ऊपर चला जाता है और एक बहुत छोटा पोर्शन, बहुत ही छोटा पोर्शन हमें देखने को मिलता है एज अ लैंड और एज ए, ये जो छोटा सा पोर्शन हमें देखने को मिलता है, ठीक है, एज अ लैंड और एज अ आइलैंड, ठीक है, इसी पोर्शन को एटोल कहते हैं। ये जो छोटा सा पोर्शन हमें देखने को मिलता है, इसी छोटे पोर्शन को एटोल कहते हैं। समय के साथ ये वोल्केनो जो है वो डेड हो चुका है, एक्सटिंक्ट हो चुका है, यहाँ से अब वोल्केनिक एक्टिविटी नहीं हो रही है। और इस एटोल के अंदर जब पानी भर जाता है, ठीक है, इस एटोल के अंदर जब जो सी वाटर है वो भर जाता है, जब इस एटोल के अंदर सी वाटर भर जाता है तो इसे
एटोल लेगून कहते हैं, एटोल लेगून्स कहते हैं। अब आप कहेंगे लेगून्स क्या होते हैं? देखिए लेगून्स जो होते हैं, लेगून्स जो होते हैं, सपोज दैट ये एक लैंड एरिया है, ये एक लैंड एरिया है, सपोज दैट ये एक लैंड एरिया है और ये एक सी एरिया है, ठीक है। सी एरिया और लैंड एरिया के बीच में एक छोटा सा ये जोन आपको देखने को मिल रहा होगा। ये जो छोटा सा जोन है, ये जो छोटा सा जोन है जिसमें जो सॉल्ट वाटर भर चुका है, इस छोटे से जोन में, इस छोटे से जोन की एक स्पेसिफिक इकोसिस्टम डेवलप हो जाता है और यही इकोसिस्टम जो होता है वो लेगून्स कहलाता है। यही इकोसिस्टम जो है लेगून्स कहलाता है। जब ये कोस्टल रीजन में होता है तो इसे कोस्टल, जब ये कोस्टल रीजन में होता है तो इसे कोस्टल लेगून कहते हैं। और जब ये एटोल के रूप में होता है, ज्वालामुखी जो लैंड होती है उसमें बनता है, तो इसे एटोल 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 लेगून्स कहते हैं। टू टाइप ऑफ लेगून्स पाए जाते हैं। कोस्टल लेगून का सबसे बढ़िया एग्जांपल हमारे पास चिलिका लेक है। चिलिका लेक जो है इंडिया की, वो कोस्टल लेगून का एक बेहतरीन एग्जांपल है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कोरल्स क्या होते हैं, ठीक है। हमने एटोल्स तो देख लिए हैं, एटोल्स क्या होते हैं। अब देखते हैं कोरल्स क्या होते हैं। देखिए कोरल्स जो होते हैं, कोरल्स एक टाइनी, बहुत ही छोटे, कोरल्स जो होते हैं बहुत ही छोटे समुद्री जीवों का एक पुंज, यानी कि एक गुच्छा या फिर एक एक रीफ होता है, ठीक है। एक छद्दा होता है, छज्जा होता है, ठीक है। जब वो जो कोरल्स होते हैं, जब वो मर जाते हैं, जो उनके स्केलेटन्स हैं, उन्हीं पर दूसरे जो कोरल्स हैं डेवलप होने लग जाते हैं। और वही जब डेवलपमेंट मिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद बहुत बड़ा विशाल रूप ले लेते हैं तो उन्हें कोरल रीफ्स कहा जाता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये एक कोरल नहीं है, ये मिलियंस ऑफ कोरल्स हैं और ये मिलियंस ऑफ ईयर से इस तरीके से डेवलप हुए हैं। अब ये धीरे धीरे और मिलियंस ऑफ ईयर के बाद ये इसके ऊपर और बनते जाएंगे, ठीक है, इम्पोज होते जाएंगे और ये एक विशाल आइलैंड या आइसलैंड या जो जोन होता है, कोरल रीफ जोन होता है, उसके रूप में विकसित हो जाते हैं, ठीक है। अब देखते हैं कोरल्स क्या है। कोरल्स जो है एक कोरल पॉलिप्स के रूप में एक जानवर होता है, एक मरीन एनिमल है, वो होता है, बहुत ही सूक्ष्म जीवी एनिमल्स होते हैं ये, ठीक है। इन्हें कोरल्स जो रीफ होता है, इन्हें रेन फॉरेस्ट कहा जाता है सी का। तो याद रखना, रेन फॉरेस्ट कहा जाता है सी का। ये डाइवर्सिटी, इनकी जो बायोडाइवर्सिटी होती है ये बहुत ही ज़्यादा प्रोमिनेंट और बहुत ही ज़्यादा वाइब्रेंट होती है, ठीक है। इसीलिए इन्हें रेन फॉरेस्ट भी कहा जाता है, ठीक है। ये जो पॉलिप्स होते हैं, पॉलिप्स को बायोलॉजिकली फिलम सीडेरा भी कहा जाता है, पॉलिप्स को, जो कि ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स में होते हैं। आप देखेंगे इस तरीके के स्ट्रक्चर्स होते हैं, इनमें टेंटिकल्स निकले होते हैं, ठीक है। जब ये डेड हो जाएगा तो ये अपनी स्केलेटन यहीं छोड़ देगा, फिर दूसरा इसके ऊपर ऐसे इम्पोज होता जाएगा और ये एक तरीके से विशाल इकोसिस्टम क्रिएट करता है, ठीक है, जिन्हें हम कोरल कॉलोनीज या कोरल रीफ्स कहते हैं। तो इसी के साथ आज की करंट अफेयर क्लास यहीं समाप्त होती है। आपको हमारा यह प्रयास कैसा लगा हमें इसके बारे में बताइए कमेंट सेक्शन में। और साथ ही अगर आपको इससे जुड़ी हुई पीडीएफ और पीपीटीज की रिक्वायरमेंट होगी अपने नोट्स प्रिपरेशन के लिए, तो उसके लिए भी हमें इन्फॉर्म करिएगा। थैंक यू।